आज की दुनिया में एक अच्छी जिंदगी पाने के लिए हर इंसान मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ दौड़ता हुआ नजर आता है, जिसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना। लेकिन हर व्यक्ति के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के अलग मायने होते हैं। अगर आप बात करें एक बिजनेसमैन की, तो शायद उसके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब उसके बिजनेस में प्रॉफिट मेकिंग का ज्यादा होना या उसका स्मूथ तरह से चलना हो। लेकिन अगर आप बात करें एक सर्विसमैन की, तो शायद उसके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब जिंदगी की बेसिक जरूरतों का पूरा होना हो, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन जब हम बात रिश्तों की करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के मायने कुछ अलग ही होते हैं। आज के दौर में अगर हम देखें तो टूटते हुए रिश्तों की एक बहुत ही बड़ी वजह होती है उनका फाइनेंशियली स्टेबल ना होना, और ये बहुत ही बड़ा कारण बनता जा रहा है हमारे रिश्तों में भी अनस्टेबिलिटी आने का। इस बारे में आज हम बात करेंगे और आज आपको बताएंगे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को किस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने मन के अंदर पीस ऑफ माइंड लेकर आ सकते हैं, मन की शांति लेकर आ सकते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। तो इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर DS नरवान। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कहते हैं प्यार से बनते हैं रिश्ते और भरोसे की नींव पर टिके होते हैं। लेकिन बदलते दौर में पैसों की अहमियत को भी नकारा नहीं जा सकता। जिंदगी की तमाम छोटी बड़ी जरूरतों के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जरूरी है। और ऐसे में जब आपके हाथ तंग हो तो जिंदगी में मुश्किलें बढ़ने लगती हैं और कई बार रिश्तों में भी, क्योंकि रिश्ते अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी है जिन्हें निभाना किसी चुनौती से कम नहीं। ऐसे में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की कमी ला सकती है रिश्तों में ठहराव। रोजमर्रा की जिंदगी में पैदा होती मुश्किलें, बढ़ता तनाव, बहस, अनबन और आखिर में अलगाव। एक रिसर्च के मुताबिक तलाक के तकरीबन 17% मामले घरेलू हिंसा की वजह से होते हैं और हमारे देश में बढ़ती घरेलू हिंसा की एक बड़ी वजह है पैसों की कमी। पर सवाल ये कि क्या रिश्तों की बुनियाद पैसों पर टिकी होती है? क्या प्यार और विश्वास पर भारी पड़ता है पैसा? मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हम हमेशा कहते हैं कि थोड़ा है और थोड़े की जरूरत है। क्या ये फैक्ट हमारी जिंदगी में हमेशा लागू रहता है? आपने ठीक पूछा है कि थोड़ा और थोड़े की जरूरत। पहली बात तो हम ये समझें कि जरूरत है कितनी। क्या हमने कभी उसका अंदाजा लगाया कि हमारी जरूरत क्या है जी। अगर हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कहें, अगर कोई व्यक्ति डेट फ्री है एंड सस्टेनेबल इनकम सोर्स है जी। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जो कि फाइनेंशियल फिल्थीनेस से एक बहुत अलग चीज है। जी। वेल, एक छोटी सी सोच यहाँ पर सामने आती है कि मेरे ख्याल से ये हर सर्विसमैन जो आज के वक्त पर नौकरी कर रहा है उसके साथ ये वाकया गुजरता है। जब वो 10,000 रुपए कमाता है तब उसे लगता है कि अभी मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे थोड़ा और कमाना चाहिए। जब उसका लेवल बढ़ता है वो 20,000 रुपए महीने के कमाता है और धीरे धीरे जैसे 30, 40 और आज जब वो 50,000 भी कमा रहा है, ऐसे लेवल पर आकर भी उसे यही लगता है कि उसकी इनकम और ज्यादा होनी चाहिए। वो संतुष्ट नहीं हो पाता। ये सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं आ पाती है किसी के मन में? सेटिस्फेक्शन हमारे अपने हाथ में है जी। उसको लेकर आना। मैं एक सीधी सी चीज बताता हूं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है घर की, गृहस्थी की, बच्चों की, दोनों बैठकर कागज पेंसिल लेकर के उसको जरा लिस्ट आउट कर लीजिए। किस तरीके से हम चल सकते हैं, कैसे फजूल खर्ची को हम रोक सकते हैं, तब आपके अंदर एक चीज आएगी, वो है बीइंग ए पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। आमतौर पर ये प्रॉब्लम्स बीइंग ए पार्ट ऑफ प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर नरवान जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। लोग कहते हैं कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो। क्या ये बात अपने आप में हम असल जिंदगी में जब बात करें तो ये लागू होती है? ये बिल्कुल सही है। और अगर हम चादर लंबी करने की करते हैं तो आप समझिए कि उसकी भी एक हल्की सी इलास्टिसिटी है। जरूरत से ज्यादा एकदम से करेंगे चादर फटेगी। ओके। लेकिन एक चीज और यहाँ पर देखते हैं कि लोग ये भी कहते हैं कि भाई अगर आपको अपनी इनकम बढ़ानी है तो क्यों ना आप अपने खर्चों को बढ़ाएं, क्योंकि उन खर्चों को पूरा करने की कोशिश में आप और ज्यादा कमाने की कोशिश करेंगे तो लोग समझते हैं ये भी एक तरीका है अपनी इनकम को बढ़ाने का।
इसके बारे में मैं ये कहूँगा, आदमी को दुनिया में चलने के लिए मोटिवेशन एक एक्सट्रिंसिकली मिलती है बाहर से, एक इंट्रिंसिकली अंदर से। अगर आप बाहर से कहिए तो कुछ तो तनाव बाहर के वैसे ही हैं जिंदगी के, कुछ हम अंदर से पैदा कर लेते हैं। तो यही है उदाहरण उसकी कि जो कि हम अंदर से एक और तनाव पैदा कर लिया और वो भी हम बाहर से ला करके अपने ऊपर थोप रहे हैं। उससे ज्यादा अच्छा है कि अगर हमारी क्षमता है, आदमी को अपना पूरा पोटेंशियल इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी पोटेंशियल को इस्तेमाल करिए एज ए अच्छे नागरिक के तौर के ऊपर, ना कि दूसरे को देख करके कि वो कितना कर रहा है और मैं उतना करूं। मेरे ख्याल से ये आमतौर पर हर एक की धारणा होती है। हम अपनी इनकम को देखने की बजाय हम ये देखते हैं कि मेरे पड़ोसी घर में शायद LCD टेलीविजन है तो मुझे भी वही खरीदना चाहिए, और इसके चलते वो लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं को और ज्यादा बढ़ाते ही चले जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो एक और चीज जो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि वो लोग जो रिलेशनशिप के अंदर हैं, रिश्तों की जब हम बात करते हैं, खास करके पुरुष जो होता है वो फाइनेंशियल सपोर्ट होता है घर का, मेल मेंबर। हम हमेशा से ये देखते हैं भारतीय समाज में भी पुरुष हमेशा फाइनेंशियल सपोर्ट रहता है, लेकिन जब वो कहीं ना कहीं वीक होने लगता है, ऐसे में रिश्तों में दूरियां, थोड़े थोड़े तनाव, छोटे छोटे झगड़े पैदा होते जाते हैं जो कभी कभी एक बड़ा रूप भी ले लेते हैं। एक हमारे यहाँ धारणा उसकी एक बनी हुई है कि पुरुष ने ही कमाना है जी। ये उस समय की धारणा है जबकि स्त्री ने अपना घर बसाना है, अंदर घर में रहना है। अभी आज के दिन उसके लिए बहुत से सुख सुविधाएं और साधन हैं, और जब वो हैं तो घर तो पहले भी मिलके चलता था, अब भी मिलके चले। इट कैन नॉट बी दैट योर मनी इज माई मनी एंड माई मनी इज माई मनी। ओके, तो इस चीज का अंदाजा किस तरह से लगाया जाए कि एक व्यक्ति को अपना घर चलाने के लिए कितने पैसों की जरूरत है? ये असेसमेंट किस तरह से किया जाए कोई भी आदमी के लिए? इसके कई आधार मूल हैं। कहीं एक 1/3 का भी हमारी मैथोलॉजी में है कि आप अपने लिए 1/3 आप सेविंग के लिए रखिए, 1/3 आप समाज के इस्तेमाल के लिए रखिए। उसके अंदर अपना इनकम टैक्स और सभी टैक्सेस भी आते हैं, और फिर उस इनकम को हम बैठ के देखें कि इसको हम लंबे जरिए तक, आज के दिन विवाहित दंपति हैं, कल को बच्चे हैं, उसके हिसाब से हम कैसे चलेंगे, उनके लिए हम कितना बचा कर चलेंगे। ये चीजें अगर एक बार हम सोच लें तो उसी हिसाब से दूर तक उसमें सस्टेनेबिलिटी रहती है। डॉक्टर नूमान, मुझे लगता है कि ये चीज़ हमें शुरुआत से ही देखनी चाहिए। अगर शादी से पहले, हम हमेशा कहते हैं कि शादी से पहले एक इंसान का फाइनेंशियली स्टेबल होना ज़रूरी है। अगर कोई अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढता है तो वो ये देखता है कि लड़का कमाता कितना है। हर एक इंसान की यही सोच होती है। लेकिन मैं अगर आज देखूं तो मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो कि यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं लेकिन तब भी वो शादीशुदा हैं। शादी से पहले ये सोच लेना ज़रूरी है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आज के दिन क्या है और शादी के समय क्या होगी। और उसके अंदर एक बहुत बड़ी चीज सोचने की है कि अगर आप बहुत बड़ा स्टेप किसी कारणवश ले रहे हैं, बच्चों के आगमन से पहले तक आपको बेहद स्टेबल होने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर भी वही देखने वाली बात है, कुछ चीजें हर इंसान के हाथ में नहीं होती, लेकिन बहरहाल कुछ चीजें जो हमारे हाथ में हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ चीज़ों का अगर हम प्लान करें ज़िंदगी में, अगर आप ज़िंदगी में कोई बड़ा स्टेप उठाने जा रहे हैं, अगर आप घर खरीदने जा रहे हैं, शादी करने जा रहे हैं, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखें तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही स्मूथली कटती जाएगी। एक ब्रेक लेंगे, यहाँ पर बने रहें हमारे साथ। किसी भी रिश्ते को अगर हम सही तरह से जीना चाहते हैं, उस रिश्ते की मिठास को पहचानना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपस में विश्वास को कायम रखना। चाहे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना हो आपके बीच में, चाहे कोई भी तनाव हो, अगर आप आपस में विश्वास को कायम रखते हैं तो छोटे मोटे आपकी ज़िंदगी में जो झटके होते हैं, छोटी मोटी जो परेशानियां होती हैं, उन्हें आप बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से उनसे दूर रह सकते हैं और एक स्मूथ ज़िंदगी बिता सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिलेशनशिप के अंदर हम बात कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन एक मेल मेंबर जो होता है वो ज़्यादातर अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं करता है। हम देखते हैं अपनी अगर आप फैमिली की भी बात करें, फ्रेंड सर्कल में भी बात करें, तो हम बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते। हम अपनी प्रॉब्लम्स को खासकर ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। हमें लगता है कि हमारे परिवार वाले बहुत परेशान हो जाएंगे, हमारे बच्चों पर शायद गलत असर होगा, वो टेंशन लेंगे। लेकिन ये भी एक कारण बन जाता है क्योंकि ऐसे में पार्टनर को ये लगता है कि हमसे कुछ चीज़ छुपाई जा रही है। बात आपकी बिल्कुल सही है। पहली बात तो आपने जो ये कहा, थोड़ा सा अंतर होता है जी। ये है जी। अभी आप देखिए कितनी बार घर में हमारे बेटा बेटी आते हैं, बेटी आते पता आज क्या हुआ। अब ये चीज आमतौर पर बेटे नहीं कहते जी। और ये एकदम से एक्सप्रेसिव वाली जो चीज है जी।
बेटे में आती है, ठहर के आती है, पर इसकी ज़रूरत है। और जब फाइनेंशियल चीज़ें हैं उसके अंदर एक मॉरल ऑब्लिगेशन चाहिए कि एक्सपेंडिचर्स घर से रिलेटेड हो सकता है, आपकी कोई बिजनेस के तनाव आप घर में नहीं डिस्कस कर रहे, पर जो घर वाली चीज़ें हैं और जितने तक बनता है हमारा और जो हम हमेशा के लिए वो बताना निभा सकते हैं, बताना चाहिए। मेरे ख्याल से ये चीज छुपा भी नहीं पाता कोई भी व्यक्ति। अगर आप फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, तो ये चीज छुप नहीं पाती है। आपके पार्टनर हो, आपके घर वाले हों, वो इस चीज को पहचान ही जाती हैं, क्योंकि धीरे धीरे आपके खर्चे कम होने लगते हैं और आप उन छोटी छोटी चीजों में कटौती करना शुरू कर देते हैं जो शायद आपके लिए कभी बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। लग्जरीज को किस तरह से डिफाइन किया जाए यहाँ पर, क्योंकि हर इंसान के लिए लग्जरी के एक अलग मायने होते हैं। एक आपका रहन सहन का तरीका है जी, जिसके अंदर की आप पले हैं जी, जिसके अंदर की आप बड़े हैं, उसके अंदर अगर एक ग्रेजुअल किस्म की ग्रोथ है और उन्हीं सुख संपत्ति में, तो वो एक ठीक किस्म की ग्रोथ है जी। पर अगर उसके अंदर अचानक मैं देखता हूं एक्सपोनेंशियली हमें इतना ऊपर चाहिए, ओके, वो फिर आप मानिए कि आपके लिए लग्जरी है, किसी और के लिए शायद वो ना हो। लेकिन शायद हो सकता है कि जो हमारे लिए जरूरत है वो किसी और के लिए लग्जरी हो। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और लेकिन बेसिक आधार मूल चीज ये है, घर या संबंध तो हमने अपने चलाने हैं, उसके हिसाब से हमारी क्या जिंदगी है। और जो मैंने 2 बार जिक्र किया सस्टेनेबिलिटी का, कि हमारे लिए ये इस तरीके से हम चल सकते हैं, तो वैसे ही चलते रहना चाहिए। मैं चाहूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा गाइड करें कि वो बजटिंग किस हिसाब से करें अपने फाइनेंसेस की, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बेसिक को ध्यान में रखते हुए उसके आगे लग्जरीज की तरफ ध्यान दें। अगर आप वो कुछ एंटरटेनमेंट की भी कुछ बातें अपने ध्यान में रखते हैं, कुछ मनोरंजन भी करना चाहते हैं, तो उस पर भी खर्च कितना करना है, उस चीज़ का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसका डायरेक्ट रिलेशन जो मैं एडवाइस करना चाहूँगा कि आप पहले ये देखिए कि आपकी इनकम का जो स्रोत है वो मंथली है, या वो एनुअल है, या वो क्वार्टरली है, या वीकली है। और अगर आप किसी बिजनेस से संबंध रखते हैं तो आप अपनी बैलेंस शीट कौन से वाली को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मानते हैं, और उसके हिसाब से देखिए कि आपको प्लानिंग कितने बजट की, कितने समय की करनी है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट जरूरी है कि कितने वक्त में आपको पैसा मिलने वाला है, आपकी सैलरी मंथली है या वीकली है, जिस हिसाब से सर ने बताया, और उसी तरह से आप अपना बजट तैयार करें। प्रियंका हमारे साथ हैं, बताएं प्रियंका। गुड इवनिंग दिवेश जी। गुड इवनिंग जी सर, मुझे आपका शो बहुत ही पसंद है एंड आई रियली अप्रिशिएट इट, थैंक यू सो मच। सर एक्चुअली मैं पूछना चाहती हूँ कि जब फैमिली में लाइक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं हो पाती है या फिर हम लोग लाइक कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है, तो उस केस में फैमिली को और बच्चों को कैसे समझाया जाए कि आपकी प्रॉब्लम्स हैं और आपको कंट्रोल करना चाहिए, बजटिंग करनी चाहिए, कैसे उनको गाइड किया जाए? जी प्रियंका जी, सबसे पहले तो इस शो के साथ बने रहने के लिए और प्रज्ञा के साथ बने रहने के लिए खासकर बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने उठाया है, बहुत ही अच्छा मुद्दा है, क्योंकि परिवार वाले तो शायद समझ जाएं लेकिन बच्चों को समझाना बेहद मुश्किल होता है। और मैं कहूँगा उतना ही आसान भी है। बच्चे पहले दिन से जैसे ही वो समझना शुरू करते हैं, हमें उनके साथ थोड़ा सा ओपन रहने की ज़रूरत है। कई बार पेरेंट्स गलती कर जाते हैं बताने की, हमारे पास पता इतना पैसा आया। थोड़ा सा ये तो भी तो उनसे उनके फीलिंग हो कि ये पैसे के अंदर कुछ कष्ट भी है, इतने बजे आते हैं जाते हैं, कुछ मेहनत होती है। दूसरी चीज़ है सेविंग की। सेविंग एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे को स्कूल में नहीं सिखाई जा सकती, वो चीज़ घर में ही सिखाई जाती है। चाहे वो सेविंग पिग हो या सेविंग बॉक्स है, उसमें से डालते हैं। आप इवन एटीएम मशीन में जाते हैं, पैसा निकालते हैं, बच्चे में ये भावना ना आ जाए कि मशीन देती है, उनको पता होना चाहिए कभी इसमें डाला जाता है कहीं पर, तब ये निकल करके आता है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से सेविंग की जो आदत है ये बहुत ही ज्यादा अच्छी आदत है, और अगर हम वक्त पर धीरे धीरे कुछ कुछ अमाउंट सेव करते जाएंगे तो आने वाले वक्त में जो भी फाइनेंशियल क्रंचेस होते हैं हमारी जिंदगी में, उनसे हम बहुत ही अच्छी तरह से लड़ सकते हैं। फराज हमारे साथ है, बताएं। जी सर, मेरा नाम फराज है, मैं मुरादाबाद से बोल रहा हूँ। मैं ये डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिससे फाइनेंशियली स्ट्रांग हुआ जा सकता है? ये कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स जानना चाहते हैं जिनको ये अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करें और जिनसे अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बरकरार रखें। पहली चीज जो आपकी, आप समझिए कि जो इनकम है किसी की भी, आज के दिन जो इनकम है वो आज के दिन इनकम है, ये एक सत्य है, इसको हम झुठला नहीं सकते। जी। अब उस इनकम में से कितना हम सेव करना चाहते हैं आगे के लिए। जी। दूसरी चीज, जी,
हम कई चीज़ों के ऊपर में खर्च करते हैं। एक खर्च है, एक व्यर्थ है जी। हम कितना उसके अंदर में बचा सकते हैं, घर में इसकी सलाह हो जाए जी। फिर उसके बाद जो हम इन्वेस्ट करते हैं उसकी प्लानिंग है कि हमारे इन्वेस्टमेंट क्या हम एक वेग सिक्योरिटी लेकर के इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके। मनी हैज बिकम सिनोनिमस टू सिक्योरिटी ओके। एंड ऑल्सो मनी हैज बिकम सिनोनिमस टू हैप्पीनेस। बिल्कुल। तो हमें ये देखना है कि अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये बच्चे की उस पढ़ाई की उस स्टेज के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये जब आपके अंदर होगा आप सक्षम महसूस करेंगे। वेल, मेरे ख्याल से ये जो आपने बात बताई है कि अगर आप खर्च में और व्यर्थ में अंतर पहचान लेंगे तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को पाना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। एक और ब्रेक लेंगे, यहां पर बने रहें हमारे साथ। कुछ लोगों की जरूरतें ज्यादा होती हैं, कुछ लोगों की जरूरतें कम होती हैं। ये जरूरत एक्चुअली में होती क्या है? जरूरत होती है सिर्फ हमारे दिमाग की सोच। हमारी जरूरत वही होती है जो हमारी जिंदगी को बिताने के लिए, हमारी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए जरूरी होती हैं। बाकी सब सिर्फ लग्जरीज होती हैं। हाँ, लग्जरीज पाना भी जरूरी है, हमें लग्जरीज की भी जरूरत होती है, क्योंकि जब हम अपने जीवन का स्तर बढ़ाते जाते हैं तो लग्जरीज भी हमारे जीवन का एक हिस्सा बनती जाती हैं। लेकिन जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करते हैं और खासकर रिश्तों में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो हमें लग्जरीज की तरफ ध्यान ना देते हुए थोड़ा सा बेसिक नेसेसिटीज की तरफ ध्यान देना चाहिए। वो सभी लोग जो कि लग्जरीज की दौड़ में आगे चलते जाते हैं, उन्हें लगता है कि जितनी ज्यादा लग्जरीज हमारे पास होंगी, आजकल क्रेडिट कार्ड्स का बहुत फैशन है, लोग अनचाही चीजों को खरीदते हैं, जरूरत नहीं होती तब भी खरीद लेते हैं। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप इस बारे में गाइड करें कि जरूरतों को किस तरह से डिफाइन करें, क्योंकि हाँ, हम जानते हैं कि जरूरतों पर कंट्रोल नहीं हो सकता, लेकिन एक वक्त पर एक चीज को डिसाइड करना बेहद जरूरी है। बिल्कुल सही है। जो आपने क्रेडिट की जैसे बात की है, मेरे ख्याल में हमारे इस दौर को बहुत कुछ समझ लेना चाहिए। जो 2-4 साल पहले रिसेशन आया था, बिल्कुल बिल्कुल क्रेडिट कार्ड्स की वजह से आया था। उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा था वो क्रेडिट कार्ड्स। हमारे हिंदुस्तान के अंदर रिसेशन की ना वजह से स्लो डाउन था, ग्रोथ फिर भी थी, क्योंकि हमारी सभ्यता संस्कृति में फिर भी एक ठहराव है, एक सोच है। जी, मेरे ख्याल आज भी हमारे परिवारों में यही सोच है। हर इंसान अपनी सैलरी का एक थोड़ा सा हिस्सा जरूर सेव करता है। हम आज भी सेविंग्स में ही बिलीव करते हैं। बिल्कुल सही चीज है, और वो एक संपूर्ण सोच है। अगली चीज है कि इन लग्जरीज की क्यों नहीं होना चाहिए। सुख अपने पास में अगर कमा रहे हैं तो सुख और ये सब सुविधाएं ये सब होनी चाहिए, पर कम से कम पहली सोच लें कि बच्चों के जिनका भविष्य अभी हमें और देखना है, उनके हिस्से का तो नहीं हम ले रहे, हम किसी और खुशी के हिस्से तो नहीं ले रहे। हमारी प्रायोरिटीज तो ठीक हैं कि नहीं है। बिल्कुल, यानी प्रायोरिटीज डिसाइड करना बेहद जरूरी है। यहाँ पर शांति जी जुड़ गई हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। बताएं शांति जी। हाँ, नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ, आपका जो गो ग्रीन प्रोग्राम है ये तो दी बेस्ट है। इसके लिए मैं अभी कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मैं भी सोच रही हूँ कहीं लगाने के लिए। वैसे मैं डेली सुनती हूँ आपका, ये बहुत बेस्ट कदम है आपका। अगर ये सारे सुने तो बहुत बहुत चेंजेस आ जाए आजकल के जनरेशन को। अच्छा, वो ये फाइनेंशियल के मेरा बेटा 27 इयर्स का है, पर जितना भी थोड़ा कमाता है देता तो मुझे ही है, पर उस टाइम बाद में ले लेता है, उसका हाथ ऐसे खर्च कर लेता है, पता ही नहीं चलता। फिर कहता है ये ले आया ये ले आया। मैं उसको इतना समझाती हूँ कि थोड़ा अपना सेविंग कर, थोड़ा जैसे तेरी मदर करती है, हम दोनों हैं। उसको मैं कैसे समझाऊं? उसका हाथ ऐसे है कि जैसे एक चीज लानी होगी, हम 2 जने हैं तो 3 किलो उठा लाएगा, मंगवाती नहीं होगा, होलसेल में ले आता है 2 मेंबर्स को देख के, उसके हाथ में पैसा से टिकता नहीं है। तो मैं क्या उसके लिए करूँ? जी बिल्कुल शांति जी, मेरे ख्याल इसी बारे में अब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी जरूरतों को कंट्रोल कर सकते हैं और खर्च में और व्यर्थ में किस तरह से डेफिनेशन और अंतर लेकर आए। पहली बात तो इनके विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अगली चीज है आपके बच्चे का, आपके अकेले नहीं, ऐसे बच्चे का जब एक बार आपने पहचान कर ली है तो ये देखिए कि आपका कहीं इमोशनल ब्लैकमेल तो नहीं हो रहा कि अपने कुछ दे करके आप वाले के ऊपर नजर है जी, और उसके अंदर में पैसा खराब नहीं हो रहा, आदत खराब हो रही है। और उसके लिए मैं एक आपको एक एग्जाम्पल दे सकता हूं कि उसके दिए हुए पैसे एक अलग दराज में रख लीजिए। जब निकाल के देते हैं तो उसमें से निकाल दीजिए, और जब उसमें से निकालते हैं
तो जरा महीने के बीच में कभी कभार दिनों की गिनती भी करवा दीजिए जी। उससे उसके अंदर में एक चीज आएगी। और बाई चांस कभी उसके अंदर आपको एक मैच्योरिटी का चिन्ह नजर आए तो उस समय आप माँ हैं, अपने में समेट लीजिए उसको, उससे एक जागृति मिलेगी कि मैं सही कदम पर हूँ। बिल्कुल, मेरे ख्याल से, और धीरे धीरे वो प्यार और विश्वास भी आपका अपने बेटे पर बरकरार रहेगा। वेल डॉक्टर नुमान, आज इन सभी बातों के लिए, आज हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर, थैंक यू सो वेरी मच, एंड टू द होल प्रज्ञा फैमिली।